इस यूनिट के अंतर्गत ये सारांश पूरा दिया हुआ है, तो इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। प्रत्येक शिक्षा की एक संस्कृति होती है। प्रत्येक शिक्षा की एक संस्कृति होती है और इस संस्कृति का संरक्षण या रक्षा करने का दायित्व विद्यालय का होता है। परंतु इस संरक्षण के साथ ही साथ विद्यालय का यह दायित्व भी है कि वह संस्कृति का मूल्यांकन करे एवं उसकी अच्छी बातों को सुरक्षित रखा जाए। विद्यालय का कार्य बालक की तर्क, कल्पना, चिंतन व निर्णय शक्ति का विकास करना है, जिससे बालक स्वतंत्र, स्पष्ट व तार्किक रूप से चिंतन कर सके। जबकि विद्यालय के द्वारा अनौपचारिक शिक्षा कार्य करने की अपेक्षा समाज द्वारा की जाती है। शिक्षा शास्त्री विद्यालय के औपचारिक कामों को अनिवार्य या प्राथमिक कार्यों की श्रेणी में रखते हैं। जैसे जैसे बालक का शारीरिक विकास करने का दायित्व परिवार पर है, परंतु परिवार के लिए यह संभव नहीं है कि वह बालक का शारीरिक विकास शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से कर सके। इस जिम्मेदारी को विद्यालय अच्छी तरह निभा सकता है। पुस्तकालय भी बालक के चतुर्मुखी विकास में अपना योगदान देते हैं। एक अच्छा अध्यापक वही होता है जिसके पास किताबों का भंडार हो। किताबों को इकट्ठा करना व उनको छात्रों के लिए उपलब्ध कराना अध्यापक की जिम्मेदारी होती है। अतः शिक्षा के औपचारिक, अनौपचारिक व निरौपचारिक विकास की जिम्मेदारी से अध्यापक महसूस करे व इन साधनों के द्वारा छात्रों का विकास करे। तो ये अध्यापक के लिए कहा गया है कि प्रत्येक शिक्षा की एक संस्कृति होती है। उस संस्कृति को हमें धरोहर के रूप में सुरक्षित रखने का जिम्मेवारी दिया गया है, जिससे बालक स्वतंत्र, स्पष्ट व तार्किक रूप से चिंतन कर सके। तो ये इसमें कहा गया है, यानी उसके संरक्षण के लिए कहा गया है। संस्कृति का एक तरह से यहाँ संरक्षण की बात की गई है। अब कुछ शब्दावली दी गई है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इसमें निरौपचारिक शिक्षा के बारे में दी गई है। निरौपचारिक शिक्षा क्या है, हम लोग जैसा कि ऊपर पढ़ चुके हैं, फिर भी देखते हैं। एक समय में बहुत अधिक लोगों को शिक्षित किया जा सकता है, अतः जिन देशों में जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है वहाँ यह बहुत ही उपयोगी है। औपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा में शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, स्थान, समय, अध्यापक आदि सुनिश्चित कर लिए जाते हैं। तो ये औपचारिक और निरौपचारिक शिक्षा की शब्दावली दी गई थी, जिसे हम लोगों ने स्पष्ट किया। स्वमूल्यांकन हेतु प्रश्नों के उत्तर ये तो हम लोग कर चुके हैं। उसके बाद संदर्भ ग्रंथ सूची है और अब आ गया निबंधनात्मक प्रश्न, इसे भी हम लोग कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, शिक्षा के अभिकरणों से आप क्या समझते हैं? अभिकरण मतलब साधन। शिक्षा के अभिकरणों से आप क्या समझते हैं? तो आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। शिक्षा के साधन जो हमारे बेंटोक और एक और वैज्ञानिक थे, उन्होंने दिया था, तो उसका परिभाषा भी हम लोग लिख सकते हैं इसमें। उसके बाद है शिक्षा के औपचारिक, अनौपचारिक व निरौपचारिक साधनों में अंतर बताइए। तो जैसे कि ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं, शिक्षा के औपचारिक, निरौपचारिक साधन के अंतर बारे में उसकी परिभाषाएं लिखना है। और ये यहाँ से आप पहले वाले प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ बी.डी. भाटिया साहब ने कहा है शिक्षा के साधन के अंतर्गत, तो इसकी परिभाषाएं हम दे सकते हैं। और उसके बाद अनौपचारिक, औपचारिक, निरौपचारिक में अंतर बता सकते हैं। जो मुख्य अंतर है उसका उदाहरण हम लोग दे सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, छात्रों के विकास हेतु विभिन्न साधनों में समन्वय होना आवश्यक है, इस कथन की विस्तृत व्याख्या कीजिए। तो इस प्रश्न को पहले समझते हैं। छात्रों के विकास हेतु विभिन्न साधनों में समन्वय होना आवश्यक है, यानी शिक्षा के जो विभिन्न साधन हैं, जैसे औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक साधन, तो इसमें एक तरीके से समन्वय होना चाहिए। और इस कथन की विस्तृत व्याख्या कीजिए। तो इसमें
छात्रों के विकास हेतु जो विभिन्न साधन हैं, जैसे औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक, इसमें समन्वय स्थापित होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अनौपचारिक के अंतर्गत हम जो समाज से ग्रहण करते हैं, समाज में देखते हैं, और औपचारिक के अंतर्गत जो हमारे विद्यालय में हमें शिक्षा दी जाती है बिल्कुल भिन्न हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे विद्यालय में वही शिक्षा हमें मिलनी चाहिए जो हम समाज में देखते हैं, और उसमें क्या सत्य है इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। और निरौपचारिक शिक्षा में भी समन्वय स्थापित होना चाहिए। निरौपचारिक शिक्षा हमारे समाज से दूर नहीं है, हमारे विद्यालय से भी दूर नहीं है, क्योंकि हमारे विद्यालय में जो शिक्षा दी जाती है निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत भी हम लोग वही प्राप्त करते हैं। और अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत हम जो समाज से ग्रहण करते हैं, जो अनुभव प्राप्त करते हैं, उसका इस सभी चीज़ों से समन्वय स्थापित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बालक को हम शिक्षा कुछ और दे रहे हैं और समाज कुछ और कह रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यानी कि बालक के मन मस्तिष्क में अस्पष्टता का ग्रहण होना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि वो समन्वय स्थापित कर सके अपने समाज, अपने देश और राज्य से, अपने आस पड़ोस से। तो ये एक तरीके से इसका हम लोग को व्याख्या करना है, तो इसमें हम लोग अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग समझ चुके हैं कि औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा क्या है। तो इसके अंतर्गत कैसे समन्वय स्थापित करना चाहिए और क्यों समन्वय स्थापित करना आवश्यक है, इसके बारे में हम बता सकते हैं यहाँ। उसके बाद तीसरा है, विद्यालय से आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहले तो विद्यालय एक औपचारिक संस्था है जहाँ हम लोगों को औपचारिक शिक्षा दी जाती है औपचारिक तरीके से। उसके बाद और भी कुछ लिख सकते हैं, विद्यालय ढांचा के बारे में लिख सकते हैं। उसके बाद है, औपचारिक साधन के रूप में विद्यालय की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इसमें औपचारिक साधन की जितनी भी विशेषताएं थे वो हम लिख सकते हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए चौथा नंबर है, शिक्षा के अनौपचारिक साधन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये बहुत ही सिंपल है, इसमें सीधा सीधा शिक्षा के अनौपचारिक साधन की विशेषताएं हम लोग को बता देना है ड्रिल करके, और नहीं तो ऐसे भी चलेगा, पॉइंट में दिया हुआ है। उसके बाद है, शिक्षा के निरौपचारिक साधन से आप क्या समझते हैं। शिक्षा के निरौपचारिक साधनों के दोष बताइए। इसमें हम लोग को शिक्षा के निरौपचारिक साधन से क्या है इसके बारे में बताना है, और उसके बाद शिक्षा के निरौपचारिक साधनों के जो दोष थे उसको पॉइंट वाइज लिख देना है। तो ये हो गया प्रश्न। इसके आगे वाले इकाई में हम लोग प्रकृतिवाद पढ़ेंगे, नेचुरलिज्म। आज के लिए